नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे थे। तो उसी क्रम में रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको डिस्कस करना बनता है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में रॉबर्ट क्लाइव का काफ़ी महत्व रहा है। तो इसलिए हम रॉबर्ट क्लाइव को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं परिचय। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था उसका परिचय समझते हैं। तो इसने मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव जो था वो 1725 से लेकर के 1774, ठीक है, इसका जीवन काल रहा है। और ये बंगाल का प्रेसिडेंसी के तौर पर आपका प्रथम ब्रिटिश गवर्नर बना था, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर बना था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना था, मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर। इसका मतलब है कि बंगाल में ब्रिटिश के पहले भी फ्रांसीसी आ चुके थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे गवर्नर बनाए थे। लेकिन अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो प्रथम गवर्नर जो था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव बना था। अब शुरुआत करते हैं कि इसके जीवन काल में या फिर इसके रहते हुए अंग्रेज़ों ने कौन कौन से युद्ध जीते या फिर कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, उसकी शुरुआत करते हैं। तो इसने अपनी शुरुआत जो की थी वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी में राइटर के तौर पे की थी। तो शुरुआत जो थी इसका राइटर के तौर पे थी। उसके बाद प्लासी का युद्ध इसी के दिशा निर्देश में जीता गया था। 1725 में इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। सेंट जॉर्ज फोर्ट जो कि मद्रास में है, 1744 में ये वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य करता था। फिर उसके बाद आरकोट में चांद साहिब पर विजय जो आपका चांद साहिब पर जो विजय हुआ उसमें इसका योगदान देखा जाता है, जो कि नवाब कर्नाटक का नवाब बना था। अभी इस कर्नाटक के युद्ध के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कई युद्ध चले थे, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय सभी युद्धों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्लाइव को क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से भी जानता है। क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से इससे जाना जाता है क्योंकि उसका एक अलग स्थान है ब्रिटिश को स्थापित करने में इंडिया में। अब भारत में जो कार्य किए गए हैं क्लाइव के द्वारा उसको समझने की कोशिश की जाए तो 1744 से 1753 तक ये आपका शुरुआत में रहा था। एक्चुअली इसके साथ ऐसा था ना कि ये 2 बार इंडिया में आया, ठीक है। पहली बार आपका 1744 से 1753 तक इंडिया में रहा। 1755 में दोबारा बुलाया गया और ब्रिटिश सुप्रीमेसी को सब कॉन्टिनेंट में स्थापित करने के लिए फ्रेंच के खिलाफ बढ़ाने के लिए इसको बुलाया गया। कहने का मतलब उस समय फ्रांसीसी हावी हो रहे थे कुछ क्षेत्रों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो इसको बुलाया गया क्योंकि इसको बारीकियां पता थी कि इंडिया में किस जगह पे क्या होता है और कैसे अंग्रेजी पावर को बढ़ाया जा सकता है, सुप्रीमेसी को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सेंट डेविड कुड्डालोर फोर्ट में इसको डिप्टी गवर्नर के तौर पर वहाँ पे स्थापित किया गया या फिर इसको नियुक्त किया गया। 1757 की अगर बात किया जाए तो एडमिरल वाटसन के साथ इसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ये एक बड़ी घटना थी जिसके बाद से इसका कद जो है अंग्रेजी अधिकारियों में और भी बढ़ गया था। आगे डिस्कस करें तो प्लासी का जो बैटल हुआ था इसके बारे में मैंने अलग से डिटेल में डिस्कस किया है। तो नवाब की बड़ी सेना होने के बावजूद इसने उसको हरा दिया था प्लासी के युद्ध में, इसलिए भी इसको जाना जाता है। ये कुशल नीतिकार भी था। मीर जाफ़र को मिला करके इसने बंगाल का नवाब बना दिया था, ये इसी की बदौलत हुआ था। बंगाल के कुछ जो फ्रेंच फोर्ट थे उस पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा करवाने में रॉबर्ट क्लाइव का एक बड़ा हाथ था, ठीक है। उसे लॉर्ड क्लाइव या फिर बैरोन ऑफ प्लासी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ उसकी उपाधियां हैं जिसके नाम से उसको रॉबर्ट क्लाइव को उसकी उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ब्रिटिश था पैरामाउंट पावर इन सब कॉन्टिनेंट चाहता था, मतलब जो ब्रिटिश था वो इसके समय में अपने पीक पे था, ठीक है। इंडिया में अपना राज्य स्थापित करना, अपना व्यापार स्थापित करना, कमर्शियल एक्टिविटी करना, पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंटरफेरेंस करना रॉबर्ट क्लाइव से ही सीखा गया था। इसने काफ़ी योगदान दिया है इसमें। उस समय बंगाल जो है वो ब्रिटेन से भी ज़्यादा रिच हुआ करता था, मतलब रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल को इतना प्रॉस्परस बना दिया गया था। प्रॉस्परस किस वे में? क्योंकि ज़्यादातर व्यापार, पूरे इंडिया का व्यापार, पूरे चाइना का व्यापार का जो केंद्र था वो बंगाल था, ठीक है। तो आज की डेट में पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश का रीजन है और कुछ बिहार का रीजन है वो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। और वो आपका ऐसा माना जाता है कि उस रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल जो है वो आपका ब्रिटेन से भी ज़्यादा अमीर था या रिच था। वहाँ पे लोग उतने व्यापारी, इंग्लिश व्यापारी इतने ज़्यादा रहते थे। बंगाल के अलावा अगर बात किया जाए तो अन्य भाग पर भी इसने विजय प्राप्त करने में सहयोग किया। ऐसा नहीं था कि बंगाल, जैसे मैंने मद्रास की बात की, आपको कर्नाटक रीजन की बात करी, तो उसमें भी सैन्य अभियान चलाए गए रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता में या फिर उसके निगरानी में। इसीलिए उसे कन्क्वेरर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब इसने इंडिया के अलग अलग हिस्सों में विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसको कन्क्वेरर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि बंगाल में ये इसने किस तरह से शासन किया और बंगाल में इसके शासन में क्या नए योगदान हुए, नए कार्यों पर योगदान दिया इसने, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो 1757 से 1760 के बीच में बंगाल का गवर्नर बना। फिर इसके बाद जब दोबारा आया था तो 1765 से 1767 तक इसको एक बार फिर से बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इसने मीर जाफ़र को हटाया बंगाल के नवाब पद से।
और कंपनी का जो टारगेट था वो ज़्यादा रेवेन्यू कमाना था इसके रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता में। बंगाल का जब गवर्नर बना तो इसका टारगेट था कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, इसलिए ऐसे कार्य किए जाएँ। 1760 में ये ब्रिटेन चला गया था, एक बार मैंने बताया कि एक बार ब्रिटेन चला गया था। 1765 में जब दोबारा वापसी हुई तो इसको बंगाल का गवर्नर और कमांडर इन चीफ की पदवी दी गई। ठीक है, उन दोनों पदों पे वो कार्य करना शुरू किया। कंपनी में काफ़ी करप्शन उस समय व्याप्त था, तो इसलिए करप्शन को समाप्त करने के लिए इसने कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे। होता क्या था, कुछ लोग प्राइवेट व्यापार करते थे या फिर अपनी अपनी जेब भरते थे, अंग्रेज अधिकारी भी, तो कंपनी को ज़्यादा फायदा नहीं होता था, इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया क्योंकि उसको थोड़ा सा इस मामले में पकड़ मजबूत थी उसकी। तो जो प्राइवेट ट्रेड था उस पर उसने रोक लगा दी, मतलब उसने किसी भी अंग्रेज अधिकारी या फिर किसी भी भारतीय व्यक्ति को प्राइवेट व्यापार करने से मना कर दिया। जो होगा सरकारी गिरफ्त में होगा, सरकारी देख रेख में होगा। और कोई भी अगर गिफ्ट देता है किसी भी अंग्रेज अधिकारी को तो उससे भी उसने मना कर दिया या फिर उसके लिए उसने रोक लगा दी, कह सकते हो आप। अब सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना भी इसी के द्वारा की गई थी, लेकिन जल्दी ही इसको बंद कर दिया गया, बहुत सफल नहीं हो सका था। मीर जाफर जो था का सन इन लॉ जो था मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने में रॉबर्ट क्लाइव का बड़ा हाथ था। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है, आप देख सकते हो उसमें, वीडियो का प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वह अंग्रेजी प्रभाव से अपने को दूर रखना चाहता था। रॉबर्ट क्लाइव एक चाहता था कि मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑर्डर न दे, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से काम करूं। उसका एक जो महत्वाकांक्षा थी वो ये थी। अब एक बात और है कि मीर कासिम जो शुजाउद्दौला का अवध है और शाह आलम, इन तीनों ने मिल करके बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, अब बक्सर के युद्ध के बाद ही बंगाल का जो दीवानी अधिकार है, दीवानी अधिकार का मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो शक्ति होती है, मतलब कि टैक्स कलेक्शन करने की पावर जो होती है, वो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का टैक्स कलेक्शन करने की पावर यहाँ पे आ चुकी थी, अंग्रेजों के पास आ चुकी थी। इसीलिए आपने सुना होगा कि अभी मैंने खुद वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ी भुखमरी आई थी, ठीक है, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, तो वो इसी के समय में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार, उड़ीसा, बंगाल का रीजन है। तो वहाँ पर जब दीवानी अधिकार मिला तो अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि किसानों से कितना दीवानी टैक्स जो है वो वसूला जाता है, तो इसने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि लोग बिना खाए मर गए। और दूसरी बात, इसने कैश क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान दिया, जो खाद्यान्न कृषि होती है उस पर ध्यान न दे करके उसने कैश क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान दिया। अब जैसे कि यहाँ पे बदले में मुगल शासकों को इसने एनुअल सम पैसा प्राप्त किया, इलाहाबाद और कोरा जिलों का शासन मिला। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि क्योंकि शाह आलम द्वितीय जो है उसके साथ संधि हुई थी। ठीक है, तो संधि के बाद शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक हुआ करता था, उसको 2 जिले दिए गए, इलाहाबाद और कोरा जिला दिया गया। इसके साथ साथ उसने कुछ एनुअल पैसा भी दिया कि भैया देखो हम हर हर साल आपको इतना पैसा देंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच संधि हुई थी। अवध को मराठा व अंग्रेजों के बफर स्टेट के रूप में रॉबर्ट क्लाइव मानता था। रॉबर्ट क्लाइव का मानना यह था कि अवध जो है वह एक ऐसा रीजन है जो कि मराठा और अंग्रेजों के बीच में एक बफर है, मतलब दोनों लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं और वहीं से हम समझौता वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव का मानना था। क्लाइव ने गवर्नमेंट की डुअल सिस्टम बनाई थी, मतलब कंपनी दीवानी, जितने भी दीवानी राइट होते हैं वो कंपनी रखेगी और नवाब जो है वो आपका निजामत रखेगा। निजामत से मतलब क्या है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब कि उसके विशेषाधिकार क्षेत्र में जितने भी न्याय से संबंधित चीज़ें आती हैं, ठीक है, उससे या फिर समाज कल्याण करना, लोगों की देखरेख करना, ठीक है, उनकी समस्या सुनना, ये सारी बातें नवाब के अंतर्गत थी, इसको निजामत कहते थे। और दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन जो था वो कंपनी के हिस्से में आ चुका था। थोड़ी सी बात करते हैं कि लीगेसी ऑफ क्लाइव क्या है। लीगेसी मतलब उसने क्या अच्छे काम किए या फिर उसके समय में क्या बड़े काम हुए जो कि चेंज कर सकता था, या फिर उसको क्या दिक्कत हुई। ठीक है, तो वो सारी बातें समझते हैं। जैसे उसने टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करने की नींव रखी, जिसके बाद बंगाल का भुखमरी भी आई थी उसके साथ साथ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने बहुत फ़ायदा पहुंचाया था। किसानों को कैश क्रॉप को उकसाने वाला रॉबर्ट क्लाइव ही था। मतलब उसने किसानों को कहा कि आप ऐसी खड़ी फसलें का मतलब कि जो जल्दी सीधा पैसा प्राप्त हो जाए जिससे, और इससे मतलब पैसा की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है, लेकिन ये खाद्यान्न फसलें नहीं होती हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव इसके लिए भी जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव पर मुकदमे भी काफ़ी चले, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा माना जाता है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की, या फिर कह सकते हो कि पर्सनली इसने पैसा खूब कमाया, लेकिन बाद में वो कारण गलत साबित हुआ। तो इस तरीके से हमने जानने की कोशिश की आज के वीडियो में कि रॉबर्ट क्लाइव जो है उसका आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासन को भारतीय उपनिवेश में स्थापित करने में कितना योगदान है, उसको यहाँ पे हमने बताने की कोशिश की। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसमें अलग अलग तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।